अगर वह खतरा जिससे मॉस्को सबसे ज्यादा डरता है नाटो या कोई विदेशी ताकत नहीं बल्कि उसकी अपनी सीमाओं के अंदर से उठने वाली कोई ताकत हो तो क्या होगा। साइबेरिया की ठंडी दूर दराज जगहों में पूर्व रूसी सैनिक अब अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। अब वे यूक्रेन के झंडे तले लड़ रहे हैं, उसी नाम के साथ जो उस क्षेत्र से जुड़ा है जिसे मॉस्को ने पीढ़ियों तक खोखला किया। और यहाँ वह बात है जो शायद ही कभी सुर्खियों में आती है। ये बटालियन मोर्चे पर कुछ लड़ाइयाँ जीतने पर केंद्रित नहीं है, उनका असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है, कुछ ऐसा जो रूस के भविष्य को इस तरह बदल सकता है जिसे क्रेमलिन देखना भी नहीं चाहता। आखिर कौन सी वजह थी जिसने साइबेरियाई लोगों को वफादार सेवा से बगावत की ओर मोड़ा और वे किस नतीजे की अपेक्षा रखते थे? यही वह सफर है जिसमें हम कदम रखने जा रहे हैं। चलिए बहुत पीछे चलते हैं जहां से यह कहानी सच में शुरू होती है। यह है साइबेरियन बटालियन, एक ताकत जो गुस्से में पैदा हुई और दशकों की निराशा से एकजुट रही। कहा जाता है कि साइबेरिया के साथ कई बार बुरा सलूक हुआ, उसे लूटा गया और अब उन्होंने पलटवार करने का फैसला किया है। इस समय साइबेरियन बटालियन अभी भी अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन इसका बोझ बहुत बड़ा है। यूनिट के बाहर कोई भी लड़ाकों की संख्या नहीं जानता, पर अनुमान है कि वे कुछ 100 हैं। यूक्रेन में लड़ रही बड़ी सेनाओं की तुलना में यह संख्या काफी कम है, लेकिन उनकी अहमियत संख्या से नहीं बल्कि उनकी दक्षता से मापी जाती है। रूसी रणनीतियों को जानने वाला प्रशिक्षित और प्रेरित समूह बिना दिशा वाली बड़ी सेना से ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, और यही ठीक हो रहा है। उनकी अहमियत उनकी संख्या में नहीं बल्कि इस बात में है कि उनकी मौजूदगी मॉस्को की बढ़ती घरेलू समस्याओं को उजागर करती है। यूक्रेन के नेतृत्व में साइबेरिया और सुदूर पूर्व के रूसी लोग स्वयं सेवक बनते हैं, देशद्रोह करते हैं या अपने ही देश से भागकर उसके खिलाफ लड़ते हैं। कुछ लोग सीमा पार करके सैन्य ठिकानों पर हमला करते हैं, जबकि अन्य लोग टोही, तोड़फोड़ और शहरी मिशनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हर कार्रवाई मॉस्को को सैनिकों की तैनाती बदलने, रणनीति बदलने और इस शर्मिंदगी से जूझने के लिए मजबूर करती है कि उसके नागरिक युद्ध के विपरीत पक्ष में हैं। यह एक एकीकरण अभियान है। युद्ध में उनकी उपलब्धियों के साथ उनका राजनीतिक संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मॉस्को उन्हें आतंकवादी यूक्रेन मुक्तिदाता कहता है। हर छापेमारी और हर पुष्टि की गई कार्रवाई के साथ यह अंतर और तेज होता जा रहा है। हर मिशन साइबेरियाई लड़ाकों के रूसी सैनिकों से टकराने की हर रिपोर्ट कुछ और गहरा उजागर करती है। उन साहसी भाषणों के पीछे रूस के अंदर दरारें उतनी ही गहरी हैं जितना लोगों ने सोचा नहीं था। इस बटालियन पर प्रतिक्रिया क्रेमलिन के दिखावे जैसी सरल नहीं है। कुछ लोग कंधे उचका देते हैं, जो भी राज्य टीवी उन्हें बताता है वही दोहराते हैं, जबकि कुछ लोग चुप रहते हैं, भले ही वे अंदर ही अंदर सहमत हों, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी लाइन से बाहर जाता है उसके साथ क्या होता है। ऑनलाइन समूहों में लोग उन क्षेत्रों से लापता रिश्तेदारों की कहानियां साझा करते हैं जहां भारी भर्ती हुई है। वे सोचते हैं कि उनके कई युवा पुरुषों को पहले साइबेरिया से क्यों बुलाया गया, लेकिन इनमें से कोई भी बड़ा राष्ट्रीय विरोध नहीं बनता। जब एक राज्य बचता है तो शांत संदेह की अलग ताकत होती है। सवालों को दबाकर कभी कभी धीमी फुसफुसाहट भी सबसे ऊंची रैली से ज्यादा दूर तक जा सकती है। अब जानते हैं कि यह बटालियन कैसे बनी और काम करती है। आज हमें समझना है कि साइबेरियाई लोगों को हथियारबंद विरोध क्यों करना पड़ा। यही सब कुछ का मूल है, और यह शुरू होता है पहचान, इतिहास और एक लंबे समय से चली आ रही उस भावना से कि सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति को वास्तव में उनकी परवाह नहीं थी। साइबेरिया बहुत विशाल है, जो यूराल पर्वत से प्रशांत महासागर तक फैला है। यह इतना चौड़ा है कि पूरे देशों को बिना कोशिश किए ही निगल सकता है, और यह पूरे रूस का 77% हिस्सा है। घने जंगल हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जमी हुई नदियां जमीन को चीरती हैं और सुनसान पर्वत श्रृंखलाएं बिखरे हुए कस्बों पर छाई रहती हैं। नक्शे पर यह इलाका समृद्ध और उम्मीदों से भरा हुआ दिखता है, लेकिन वहां रहना अक्सर एक लगातार संघर्ष जैसा महसूस होता है। कीचड़ भरी सड़कें, अस्पतालों में दवा की कमी, स्कूलों का संघर्ष और बुनियादी सुविधाओं का अभाव, तब जब सबसे जरूरी हो। ये संसाधन प्रचुर हैं, पर इनके फायदे सही जगह नहीं पहुंचते। ये सीधे मॉस्को पहुंच जाते हैं, जबकि अपने घरों में परिवार जैसे तैसे गुजारा करते हैं। और यही एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो साइबेरिया रूस के लगभग 80% तेल, 85% प्राकृतिक गैस, ज्यादातर हीरे और 40% से ज्यादा लकड़ी का उत्पादन करता है। ये बहुत बड़ा है। इसके बावजूद त्स्योमिन जैसे अमीर क्षेत्र अपना ज्यादातर टैक्स मॉस्को भेजते हैं और बदले में मुश्किल से कुछ भी पाते हैं।
अर्थशास्त्री शास्त्री इसे साइबेरियन शाप कहते हैं, एक ऐसी जमीन जो संपत्ति से भरी हुई है, लेकिन राजधानी द्वारा इसे लाखों लोगों का घर मानने के बजाय सिर्फ एक संसाधन खदान की तरह देखा जाता है। कई साइबेरियाई लोगों को लगता है कि उनकी अहमियत सिर्फ उनके योगदान से है, न कि उनकी पहचान से। यह भावना सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं बल्कि युद्ध तक पहुंच जाती है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसका सबसे बड़ा बोझ साइबेरिया के अल्पसंख्यक समूहों पर पड़ा। बुरियात्स, याकुत्स, तुवांस, काकास, इन सभी को भारी संख्या में भर्ती किया गया। कई लोगों को बिना किसी प्रशिक्षण और लगभग बिना किसी उपकरण के सीधे मोर्चे पर भेज दिया गया। फिर वह घोटाला सामने आया जिसने गुस्से को आक्रोश में बदल दिया। रिपोर्टों ने वही साबित किया जो परिवार पहले से संदेह कर रहे थे। अल्पसंख्यक समूहों में हताहतों की दर मॉस्को व सेंट पीटर्सबर्ग से कहीं खराब थी। बीबीसी के अनुसार युद्ध में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले 10 रूसी क्षेत्रों में से 6 साइबेरिया में हैं। रूस द्वारा कमजोर तरीके से प्रशिक्षित सैनिकों को मांस इकाइयों की तरह युद्ध में भेजने की रिपोर्टें जोड़ें तो स्थिति अक्षमता से ज्यादा नीति जैसी लगती है। लेकिन असली गुस्सा एक और परेशान करने वाली बात से फूटा। 2022-2023 में बरियात्स्या, तुवा और युकुत्सिया में भर्ती कार्यालयों ने लामबंदी लक्ष्यों के लिए नियम तोड़े और अयोग्य, अनुपस्थित या मृत पुरुषों को भी पंजीकृत किया। परिवारों ने उन बेटों के लिए दरवाजे खोले जो वर्षों पहले देश छोड़ गए थे। उन्होंने दुर्व्यवहार के सबूत पोस्ट किए तो अधिकारियों ने सेना को बदनाम करने के आरोप में जेल की धमकी दी। कई परिवारों के लिए जिन्होंने राजनीति में रुचि नहीं ली थी, वह पल सब बदल गया। ऐसा लगा उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, पूरी बस्तियां खत्म हो सकती हैं और किसी को पता भी न चले। उनके लिए अब राज्य सिर्फ संसाधन ही नहीं, बेटों को भी ले रहा था। यह दर्द सिर्फ आर्थिक नहीं, पहचान तक जाता है। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस क्षेत्र के कई लोग खुद को बिल्कुल भी रूसी नहीं मानते। ज्यादातर लोग खुद को केवल साइबेरियाई ही मानते हैं। उन्हें उन सीमाओं को लेकर कोई भ्रम नहीं है जो राज्य उनके और मॉस्को के बीच खींचता है, और वे यह दिखावा नहीं करते कि ये अंतर मौजूद नहीं है, बल्कि वे इन अंतर को अपनाते हैं। याकूत इच उत्सव में सूर्य की प्राचीन प्रार्थनाएं होती हैं। शेमान लोगों ने ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म पूरी तरह न अपनाकर अपनी पुरानी परंपराएं बनाए रखी। वे दशकों तक जबरन रूसीकरण के अधीन थीं। रेत में बनी लकीरें और दमनकारी हरकतें ही बटालियन की कहानी की शुरुआत हैं, क्योंकि ये वे लोग हैं जो अब और चुप रहने से इनकार करते हैं। साइबेरियन बटालियन के लड़ाके साधारण स्वयंसेवक नहीं हैं। आधे से ज्यादा जातीय रूप से रूसी नहीं हैं। वे समुदायों से हैं जिन्हें वर्षों तक अनदेखा किया गया। कई लोग बड़े हुए हैं यह सुनते हुए कि उनके माता पिता या दादा दादी को अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और जब उनके भाई भी वही सब झेल रहे हैं तो वे देखते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है। उनके बेस में जाएं, वहां पुराने सोवियत बैनर बुरियात या याकूत लिपि में यूक्रेनी झंडे के पास लटके दिखेंगे। ये वही बैनर हैं जो उनके दादाओं ने तब उठाए थे जब मॉस्को ने अल्पसंख्यकों को रूसियों की रक्षा के लिए घातक लड़ाइयों में भेजा था। आज बैनर लगाना पुरानी याद नहीं, बल्कि कभी न भरने वाले जख्मों की याद है। वो याद और भी तीखी हो जाती है जब आप एक और काले अध्याय गुलाक्स को देखते हैं। 1950 के बीच लाखों सोवियत नागरिकों को ट्रांस साइबेरियन रेलवे से पूर्वी बर्फीले श्रमिक शिविरों में भेजा गया, जहां वे मारे गए। साइबेरियाई मूल निवासियों ने अपनी मातृभूमि को विशाल जेल में बदलते देखा। जंगल, नदियां और पहाड़ पूरी तरह हताश कैदियों ने खंगाल डाले। जब बटालियन यूक्रेनी झंडों के साथ बैनर लटकाती है तो वे संदेश देती है। क्या वे जानते हैं मॉस्को साम्राज्य की कीमत किसने चुकाई? आप समझ सकते हैं कि यह इतिहास उनके दिल के करीब क्यों है और उन्हें प्रेरित करता है। साइबेरिया को लंबे समय से देश के भीतर उपनिवेश जैसा देखा गया है। 1500 के दशक के अंत में कोसैक नेता हरमक तिमोफिएव ने यूराल पर्वत पार कर सिबिर खानत पर हमला किया, जिसके बाद मॉस्को ने किले बनाए जो त्यूमैन, तोम्स्क और क्रास्नोयार्स्क जैसे शहर बने। शुरुआत से ही साइबेरिया को बराबरी के लिए नहीं बल्कि खनन, उपयोग और दोहन के लिए जीता गया था। पहले फर व व्यापार मार्ग आए, फिर खनिज व तेल। वहां के लोग या उनके पूर्वज हटा दिए गए या दूरस्थ सत्ता के अधीन हो गए। समय के साथ हालात नहीं सुधरे। सोवियत युग में मॉस्को ने यहाँ बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं शुरू की, खदानें, कारखाने, बिजली घर। वे नौकरियां लाए, लेकिन साथ ही प्रदूषण, कठिन श्रम और जबरन स्थानांतरण भी लाए। सोवियत संघ के पतन के साथ ही कई परियोजनाएं भी ढह गईं, जिससे पीछे भूतिया शहर और खंडहर इमारतें रह गईं। मुनाफा तो बहुत पहले ही चला गया था। दशकों पहले पश्चिम की ओर मॉस्को भेज दिया गया। लोग पीछे रह गए खंडहरों से निपटने के लिए।
कई साइबेरियाई युवाओं को लगता था कि उनके घर को सिर्फ संसाधन या कचरा फेंकने की जगह माना गया, असली समुदाय नहीं। मॉस्को ने उस समय जो भी तय किया वही होता था, और पुतिन के शासन में यह पैटर्न बदला नहीं बल्कि और मजबूत हो गया। स्थानीय कार्यकर्ता और सांस्कृतिक समूहों को चुप या प्रतिबंधित किया गया। क्षेत्रीय गर्व या स्वायत्तता पर खुलकर बोलने वालों को गिरफ्तारी का डर था। विरोध प्रदर्शन उभर नहीं सके। चुनावों की कड़ी निगरानी हुई और स्वतंत्र मीडिया मुश्किल से बचा। कुछ लोगों ने मान लिया कि शांतिपूर्ण प्रयास सफल नहीं होंगे। पृष्ठभूमि में गुस्सा था, लेकिन सिर्फ गुस्से से सशस्त्र आंदोलन नहीं बनता। इसे भड़काने के लिए और भी चाहिए था। वो चिंगारी तब आई जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। यहीं से सब कुछ एक साथ जुड़ गया। साइबेरियाई लोगों ने देखा कि सरकार फिर वफादारी चाहती है जब उन्हें ऐसी जंग में भेजा जा रहा है जिसका उनके जीवन, जमीन या भविष्य से कोई संबंध नहीं था। कुछ लोग जबरन भर्ती से भागे, कुछ विदेश चले गए, कुछ पहले से ही बाहर थे। उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग यूक्रेन या आसपास के इलाकों में पहुंच गए, यह नहीं जानते थे कि आगे क्या करें। और फिर एक विकल्प सामने आया। अगर इन्हें जान जोखिम में डालनी थी तो वे चाहते थे इसका कोई मतलब हो। वे मॉस्को के लिए या किसी और की इज्जत की कहानी के लिए या उन वादों के लिए जो कभी उनके गांवों तक नहीं पहुंचे मरना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी लड़ाई का असर उनके अपने इलाके तक पहुंचे, उस जगह तक जिसने उन्हें बनाया है। उसी मकसद में आई उस साधारण सी बदलाव ने साइबेरियन बटालियन को अस्तित्व में ला दिया। यह यूक्रेन की पंक्तियों में भटकने वाले किसी डिफेक्टर से नहीं, बल्कि स्पष्ट, केंद्रित और स्थिर इरादे से निकला था। सभी मानते थे कि वे सिर्फ यूक्रेन की मदद नहीं बल्कि साइबेरिया का भविष्य भी तय करने की कोशिश कर रहे थे। यह सोच उनकी भर्ती प्रक्रिया में झलक गई। वे ऐसे लोग नहीं चाहते थे जो हफ्ते भर गुस्सा रहकर फिर उलझ जाएं। कौशल जरूरी था, लेकिन स्पष्टता ज्यादा जरूरी थी। नेता ऐसे स्वयंसेवक चाहते थे जिन्हें पता हो वे क्यों लड़ रहे हैं और जो अपने संकल्प पर टिके रहें। जब डर ने घेरा, गोलियां सिर के ऊपर से गुजरी और मिशन की कीमत हकीकत बनी। जो लोग इसमें शामिल हुए वे सिर्फ एक यूनिट का हिस्सा नहीं बने, बल्कि वे एक ऐसे उद्देश्य से जुड़े जो खुद से भी बड़ा महसूस होता था। बटालियन बनते बनते यह कुछ स्थिर व्यक्तित्वों के आसपास संगठित हो गई जिन्होंने इसे ढांचा दिया। सबसे ऊपर थे व्लादिस्लाव एमोसोव, जिन्हें सभी युकुत के नाम से जानते थे। वह अफरा तफरी में शांति से आदेश देते थे और युद्ध क्षेत्र को समझकर लोगों की जान बचाते थे। वह कभी आवाज नहीं उठाते थे या दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते थे, फिर भी लोग उन्हें सुनते थे क्योंकि वह हमेशा शांत रहते थे। एमोसोव के कुछ कार्यकर्ता बटालियन की आवाज बनकर बाहरी दुनिया से संवाद करते थे। वे इंटरव्यू लेते, मिशन समझाते और यूक्रेनी साझेदारों से संबंध संभालते थे ताकि वे इस फोर्स के मकसद को समझ सकें। विदेश से पोलैंड में रूसी सिविक काउंसिल उनका समर्थन कर रही थी, जो निर्वासितों का नेटवर्क था और लॉजिस्टिक्स, उपकरण व राजनीतिक संपर्क के लिए फंडिंग देखती थी। उस रीढ़ के बिना कोई भी लड़ाकू यूनिट पहली उत्साह की लहर के बाद जीवित नहीं रहती। लेकिन बटालियन की असली रीढ़ वह नेटवर्क था जिसे रूस के अंदर लगभग कोई भी कभी देख नहीं पाता। पत्नियां, बहनें और माताएं जीवन रेखा बनी। उन्होंने भर्ती की उम्र के पुरुषों को राज्य से बचने के लिए भागने को समझाया। सर्दियों में उन्होंने जमी नदियों पर उन्हें स्नोमोबाइल से रास्ता दिखाया और गर्मियों में झीलों नदियों के पार डगमगाती नावों में चुपचाप निकाला, जो तैरने लायक भी नहीं लगती थीं। वे सभी बच निकलने के रास्ते एक ही जगह पर जाते थे। आखिरकार वे पुरुष बटालियन तक पहुंच जाते थे और एक बार जब वे वहां पहुंचते तो अनुशासन के लागू होते ही सब कुछ सख्त हो जाता था। प्रशिक्षण कठिन है, जो भाषणों की बजाय असली अभियानों पर केंद्रित है। लड़ाके स्पष्ट कमांड चेन, सख्त नियमों और इस समझ के साथ जागते हैं कि यूनिट की हर कमजोरी बाहर खतरा बनती है। यह सिर्फ भावनाओं से भरी भगोड़ों की भीड़ नहीं, बल्कि एक समूह है जो रोज इरादे को काबिलियत में बदलने की कोशिश करता है। एकता की भावना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बटालियन साइबेरिया की विविधता दिखाती है। जहां बुरियात, याकूत, डुवान, खास और अन्य एक कतार में हैं, उनकी भाषाएं बोली जाती हैं, परंपराओं का सम्मान होता है। अब उनकी आस्थाओं को वह सम्मान मिलता है जिसे मॉस्को ने वर्षों दबाया था। उन्हें असुविधा नहीं माना जाता। अपनी पहचान को बनाए रखना उसी संघर्ष का हिस्सा है। बटालियन ने उन्हें सिर्फ एक वर्दी ही नहीं दी, बल्कि एक ऐसी जगह दी जहां वे पूरी तरह से खुद को बिना किसी माफी के व्यक्त कर सकते हैं। अपना कैदी अदला बदली चैनल खोलने के बाद उनकी संरचना और मजबूत हुई। 40 से अधिक लड़ाके चुपचाप हुए समझौतों के जरिए लौट चुके हैं। साथ ही दर्जनों यूक्रेनी युद्धबंदी भी, जो संयोग से बुरियात या याकूत हैं। जब इन लोगों में से कोई वापस आता है
तो वह यूक्रेनी वर्दी पहनकर अपनी ही भाषा में एक छोटा सा संदेश रिकॉर्ड करता है। ये वीडियो साइबेरिया के चैट ग्रुप्स में तेजी से फैल जाते हैं। राज्य जितना भी सेंसर करे उससे कहीं तेज एक क्लिप उतने स्वयं सेवकों को आकर्षित कर सकती है जितना याकुत या पेरेंकोव अपने भाषण से कर सकते हैं। इससे बटालियन युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ गई। जिन्होंने जीवन में खुद को अदृश्य महसूस किया, उनके लिए यह यूनिट वह जगह थी जहां वे देखे और सराहे जाते थे। उस अपनापन की भावना ने न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाया, बल्कि उन्हें ऐसी स्पष्टता के साथ सीधे लड़ाई में ले गई जिसने उनके सहयोगियों को भी हैरान कर दिया। शुरुआत से ही उनके लक्ष्य साहसी थे। वे यूक्रेन के लिए अन्य विदेशी स्वयंसेवकों से अलग लड़ रहे थे। उनका मिशन और भी गहरा और व्यक्तिगत था। वे मॉस्को की पकड़ को कमजोर करना चाहते थे और एक ऐसे भविष्य के लिए दरवाजा खोलना चाहते थे जहां साइबेरिया खुद के लिए बोल सके। कुछ लोग संसाधनों, संस्कृति और राजनीति पर असली नियंत्रण के साथ स्वायत्तता चाहते हैं, जबकि दूसरे पूरी आजादी की कल्पना करते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य अलग है, लेकिन वे मानते हैं कि मॉस्को की ताकत कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं है। यह ऐसी चीज है जिसे चुनौती दी जा सकती है, दबाव डाला जा सकता है और अंततः ही बदला भी जा सकता है। बटालियन बनने के बाद सब तेज हुआ। प्रशिक्षण असली मिशनों में बदला और मिशनों का चयन बहुत सटीक हुआ। उन्होंने ऐसे लक्ष्य चुने जो मायने रखते थे, जहां रूसी सेना सुरक्षित महसूस करती थी। उन्होंने हैरान कर देने वाली तेजी से खुफिया जानकारी इकट्ठा की। रूसी सैन्य दिनचर्या की अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए ठीक वहीं हमला किया जहां क्रेमलिन को सबसे कम प्रतिरोध की उम्मीद थी। बाहरी पर्यवेक्षकों ने तुरंत समझ लिया कि ये नाराज भगोड़ों का समूह नहीं था। यह तेज, अनुशासित इकाई थी जो उस व्यवस्था को अच्छे से समझती थी, क्योंकि वह पहले उसका हिस्सा थी। रूस के अंदर डर बटालियन की कार्रवाइयों से भी तेजी से फैल गया। एफएसबी ने साय तलाशने शुरू कर दिए, क्योंकि अधिकारियों ने खुद को यह यकीन दिला लिया था कि कुछ लड़ाके असल में कभी देश छोड़कर गए ही नहीं थे। उन्होंने कल्पना की कि वे चुपचाप गांव लौटकर स्लीपर सेल बन गए हैं। इसका कोई सबूत नहीं है, पर सबूत की खास अहमियत भी नहीं रही है। हर बार जब कोई भर्ती कार्यालय जलता है या ब्रयात्स्या में कोई ट्रांसफार्मर स्टेशन उड़ता है, तो स्थानीय नेता फुसफुसाते हैं कि जो लोग वापस आए हैं वही इसके जिम्मेदार हैं। ये कहानियां सच हैं या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। डर इतना असली है कि जिलों को जकड़ लेता है, और वह बदलाव जब दबा हुआ गुस्सा हथियारबंद विरोध में बदल जाता है, यह दिखाता है कि जब किसी राज्य की सत्ता डर के सहारे टिकी हो तो वह कितनी नाजुक हो जाती है। सिर्फ सही वक्त और सही लोगों से मिलना ही काफी है, और अचानक साइबेरिया जैसी दूर दराज जगह भी पूरे संघ में हलचल मचा सकती है। जो एक चिंगारी के रूप में शुरू हुआ था, वह ऐसे फैल गया जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। और सिर्फ मॉस्को और कीव ही नहीं देख रहे हैं, एक तीसरा खिलाड़ी भी है जिसका जिक्र मॉस्को में कम ही लोग करना पसंद करते हैं, चीन। 2023 से चीनी कंपनियों ने रूसी सुदूर पूर्व में निवेश और पकड़ बढ़ाई है, जिससे लकड़ी, कृषि, खनन परियोजनाओं के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ हुआ है। बीजिंग अभी किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन यह देख रहा है कि साइबेरिया को ज्यादा आजादी मिले तो क्या होगा। व्यापार और निवेश के लिए पहली कॉल पूर्व की ओर जाएगी, पश्चिम की ओर नहीं, और दांव बहुत बड़े हैं। अगर बटालियन थोड़ी भी सफल होती है तो इसके परिणाम पूरे रूस में फैल सकते हैं। क्षेत्रीय विश्वास बढ़ सकता है, सैन्य वफादारी टूट सकती है, एक स्थिर और एकजुट देश की छवि ऐसे तरीके से दरक सकती है जिसे क्रेमलिन नियंत्रित नहीं कर सकता। यह सिर्फ जमीन या सीमा की लड़ाई नहीं है, यह उस व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती है जिसने पीढ़ियों से साइबेरिया पर राज किया है, और पहली बार उस व्यवस्था को अपने पीछे देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साइबेरियन बटालियन की कहानी क्रेमलिन की ताकत के केंद्र में है। साइबेरिया रूसी अर्थव्यवस्था का इंजन रहा है। तेल क्षेत्र, गैस पाइपलाइन, खदानें, जंगल, इनके बिना मॉस्को की संपत्ति गिर जाती है। इसीलिए अलगाववाद की हल्की फुसफुसाहट भी क्रेमलिन को डराती है। रूस से लड़ने वाले सिर्फ कहानी को नहीं तोड़ते, वे उस एकता के भ्रम को भी तोड़ते हैं जिस पर पूरा राज्य निर्भर करता है। अगर मॉस्को अपने ही सीमाओं के अंदर वफादारी नहीं बनाए रख सकता, तो वह कहीं और प्रभाव का दावा कैसे कर सकता है। क्रेमलिन की यह चिंता उसकी भाषा में झलकती है। सरकारी मीडिया इन लड़ाकों को गद्दार और आतंकवादी कहती है। टॉक शो इनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असली जानकारी से बचते हैं। फिर भी चिल्लाहट के पीछे आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। सैनिकों की तैनाती बदल रही है, सीमा सुरक्षा कड़ी हो रही है, खुफिया एजेंसियां अब अनदेखी जगहों पर अशांति के संकेत ढूंढ रही हैं। डर इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये लड़ाके देश की आंतरिक व्यवस्था और कमजोरियों से वाकिफ हैं और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा जानते हैं।
वे जानते हैं कौन डर या आदत से वफादार है। यह विडंबना सच में भारी है। जो लोग पहले रूस की व्यवस्था की रक्षा करते थे अब जानते हैं उन पर दबाव कैसे डाला जाए। उन्हें पता है कि विपक्ष पूरी तरह एकजुट नहीं है। एंटी क्रेमलिन समूहों में नेतृत्व, फंडिंग और रणनीति को लेकर मतभेद हैं। कुछ लोग समन्वय चाहते हैं, कुछ बचते हैं, कुछ पहचान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मिशन सीमित और संवाद सख्त रखकर साइबेरियन बटालियन ने उन आपसी लड़ाइयों से बचाव किया है जो कई आंदोलनों को कमजोर करती है। यह राज्य केंद्रित कुछ गिने चुने समूहों में से है, बाकी तर्क वितर्क में उलझे रहते हैं, जबकि नाराजगी वर्षों से बन रही है। 2012 में नोवोसिबिर्स्क में प्रदर्शनकारियों ने खिलाना बंद करो लिखी तख्तियां उठाई थीं। मॉस्को के कलाकारों ने साइबेरिया के लिए हरे सफेद झंडा पेश किया, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया। मैं साइबेरियाई हूँ टी शर्ट खूब बिकी। प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया, करोड़ों को ताकत दो, करोड़पतियों को नहीं। 2017 में क्रेमलिन ने नए कानून, छापे और सजाएं लागू कर क्षेत्र को फिर डराकर चुप करा दिया, लेकिन हर गिरफ्तारी ने और भी ज्यादा लोगों को इस व्यवस्था के खिलाफ कर दिया। मॉस्को को नहीं पता था कि जिस गुस्से को वह दबा रहा है वही आगे चलकर उसकी पहुंच से बाहर एक बटालियन को ताकत देगा। और साइबेरियाई अकेले नहीं हैं। रूस में छोटे प्रतिरोध समूह फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन, रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स और निर्वासन में चेचन लड़ाके बना रहे हैं। तातार और बश्किर इकाइयां जैसे इदिल रोरल लीजन, बश्कोरोस्तान बटालियन। वे साइबेरियनों संग प्रशिक्षण लेते हैं। वे खुफिया जानकारी साझा करते हैं। उनके वीडियो भूमिगत चैनलों से लाखों लोगों तक पहुंचते हैं जो कभी खुद को अकेला मानते थे। इनका संबंध पोस्ट रूस फ्री पीपल्स फोरम से है, जो निर्वासित नेताओं का गठबंधन है और पोलैंड लिथुआनिया में मिलता है। वे सूचनाओं का आदान प्रदान कर भविष्य की सीमाएं तय करते हैं और क्षेत्रीय परिषदों के अलग होने की तैयारी करते हैं। रूस की एकता का मिथक बुर्यात लड़ाकों और तातार कार्यकर्ताओं की हाथ मिलाने की घटनाओं से धीरे धीरे टूटता है। हालांकि अचानक पतन की कोई उम्मीद नहीं करता। सिर्फ साइबेरिया के आदिवासी ही नहीं, और भी स्वतंत्रता के बारे में सोच रहे हैं। वह चिंगारी पूर्वी घास के मैदानों से आगे उन जगहों तक पहुंच गई जहां मॉस्को को उम्मीद थी कि वे कभी न जागेंगी। जो एक क्षेत्र में शांत निराशा थी, अब पूरे नक्शे पर श्रृंखला प्रतिक्रिया बन गई है। और पुतिन के लिए यह ऐसा दुस्वप्न है जिसे वे आसानी से रोक नहीं सकते। जब आप दक्षिण की ओर उत्तर काकेशस देखते हैं तो पहले संकेत दिखते हैं। चेचन युद्धों की याद उस क्षेत्र पर ऐसे छाई रहती है जैसे कभी न जाने वाला तूफान। 1990 के दशक और शुरुआती 2000 के वर्षों में चेचन्या ने रूस से अलग होने के लिए 2 भीषण युद्ध लड़े। मॉस्को ने आखिरकार उन विद्रोहों को कुचल दिया, लेकिन घाव कभी नहीं भरे। परिवार आज भी उन बेटों, गांवों और स्वायत्तता के टूटे वादों को याद करते हैं जो लौटे नहीं, मिटा दिए गए या वापस ले लिए गए। दर्द गायब नहीं हुआ, वह दीवारों में बस गया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला गया। पश्चिम में दागेस्तान और इंगुशेतिया में गुस्सा अलग दिखता है, पर उसकी जड़ वही है। इन क्षेत्रों में जातीय गर्व और धार्मिक पहचान का मेल है जो उन्हें मॉस्को से अलग करता है, जैसा क्रेमलिन कभी नहीं समझ पाया। वहाँ के लोग अपनी परंपराओं से राजधानी के आदेशों की तुलना में ज्यादा जुड़ाव महसूस करते थे। तनाव ज्यादातर दिनों में शांत रहता है, लेकिन यह कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। इसे फिर से उभरने के लिए बस सही मौके की जरूरत होती है। उत्तर की ओर वोल्गा क्षेत्र जाएं, वहां प्रतिरोध का एक अलग अध्याय मिलेगा। 1990 में टार्डिस्तान ने संप्रभुता घोषित की, जिससे मॉस्को को एक खास संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े और उसे अन्य क्षेत्रों से ज्यादा स्वायत्तता मिली। बाद में समझौता खत्म हो गया, लेकिन मॉस्को के खिलाफ खड़े होने की याद नहीं भूली। तातार लोग अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास को मजबूती से थामे हैं। राष्ट्रवादी समूह अब भी मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अपने क्षेत्र की आवाज होना कैसा लगता है। बिल्कुल बगल में बशकोर्तोस्तान है, जो अब बेचैन होता जा रहा है। भूमि अधिकारों और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन सतह पर छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके नीचे कुछ और बहुत बड़ा छुपा हुआ है। कई बस्किरों को लगता है कि वे अपने भविष्य पर नियंत्रण खो रहे हैं, और हर प्रदर्शन मॉस्को को यह याद दिलाने का एक तरीका है कि वे यह नहीं भूले हैं कि वे कौन हैं या वे क्या चाहते हैं। फिर कालिनिनग्राद है। रूस के पश्चिमी किनारे पर अकेला बैठा यह क्षेत्र पहेली का एक अजीब टुकड़ा है, जो देश के बाकी हिस्से से कटा हुआ है और पूरी तरह से यूरोपीय संघ के देशों से घिरा हुआ है। इसी वजह से वहाँ के बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से पश्चिम की ओर देखते हैं। यहाँ के बाजार
संस्कृति और बातचीत पोलैंड व लिथुआनिया से ज्यादा जुड़ी लगती है, मॉस्को से कम। कुछ कार्यकर्ता खुलेआम कलिनिंग्राद को एक नए बाल्टिक गणराज्य में बदलने की बात करते हैं जो रूस से ज्यादा यूरोप से जुड़ा हो। यह सुनने में भले ही साहसी लगे, लेकिन भूगोल इस विचार को नजरअंदाज करना मुश्किल बना देता है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास भी अलगाववादी आवाजें उठी हैं। फ्री इंग्रिया आंदोलन एक लंबी इतिहास और एक अलग सांस्कृतिक पहचान की ओर इशारा करता है जो सदियों तक साम्राज्य और उथल-पुथल के बावजूद जीवित रही। समर्थकों के अनुसार इंग्रिया की अपनी लय परंपराएं और दृष्टिकोण हैं। दक्षिण के कोबान क्षेत्र में कोसैक समूह भी ऐसी ही भावना दिखाते हैं। वे खुद को गर्वित योद्धा संस्कृति का वंशज मानते हैं। वे नहीं भूलते कि उनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए मॉस्को द्वारा रूसी राज्य में शामिल होने से पहले लड़ाई लड़ी थी। और अगर आप एक बार फिर अपनी नजरें पूर्व की ओर घुमाते हैं तो आप उरल्स पहुंचते हैं, जहां 1990 के दशक में उरल गणराज्य का विचार एक बार जीवित हुआ था। मॉस्को ने इसे जल्दी ही बंद कर दिया, लेकिन उस आंदोलन के प्रतीक आज भी विरोध प्रदर्शनों में दिखाई देते हैं। जेके तेरेनबर्ग और पूरे क्षेत्र के लोग अक्सर उरल्स के बारे में गर्व की भावना से बात करते हैं जो देश के बाकी हिस्सों से अलग महसूस होती है। उनके लिए यह सिर्फ प्रांत नहीं बल्कि अपनी ताकत और अलग भविष्य का दावा करने वाला क्षेत्र है। इन सभी आंदोलनों को मिलाने पर एक स्पष्ट तस्वीर बनती है। हर आंदोलन अकेला छोटा लगता है, पर साथ होने पर ये रूस में कई अनुत्तरित सवालों की तरह फैल जाते हैं। ये वे बातें हैं जिन्हें क्रेमलिन मानना नहीं चाहता। रूस एकजुट राष्ट्र नहीं है। यह लोगों, संस्कृतियों और इतिहासों का पैबंद है जिसे एक ऐसा केंद्र जोड़ता है जिसने उन्हें कभी पूरी तरह समझा नहीं। अब वह पैबंद किनारों से उधड़ रहा है। हर विरोध, पुनर्जीवित परंपरा और अलग झंडे के तहत लड़ती बटालियनें इन धागों को और ढीला कर देती हैं। पुतिन के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि वह साम्राज्य जिसे उन्होंने सालों तक फिर से बनाने की कोशिश की, अंदर से हिल रहा है। कोई भी समूह अकेले मॉस्को को नहीं गिरा सकता, लेकिन साथ मिलकर वे एक गुस्से में थके और केंद्र से दूर होते देश की तस्वीर दिखाते हैं। जो पहले अलग थलग गुस्से के केंद्र थे, अब एक ऐसा पैटर्न बन गए हैं जिसे क्रेमलिन अनदेखा नहीं कर सकता। रूस की सीमाओं से आगे भी इसके परिणाम हैं। यूक्रेन के लिए साइबेरियन बटालियन प्रतीक और रणनीतिक लाभ है। उनकी कार्रवाइयां रूस को अपने संसाधनों को फैलाने और क्षेत्र में गहराई तक रक्षा करने पर मजबूर करती हैं। यूरोप में रूस में कोई भी दरार या संकेत सरकारों की ऊर्जा और सुरक्षा तैयारी को बदल देता है। चीन और अमेरिका इस पर नजर रखते हैं क्योंकि साइबेरिया में अस्थिरता संसाधन समझौतों को बाधित कर सकती है। साइलेंट जानता है कि परमाणु राज्य की आंतरिक दरारें वैश्विक शक्ति को युद्ध जीतने से ज्यादा तेजी से बदल सकती हैं। सूचना युद्ध असली युद्ध के साथ साथ चलता है। हर मिशन के साथ विदेशी फंडिंग, तस्करी या छिपे एजेंडा की अफवाहें रहती हैं। मॉस्को सच छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बटालियन का अस्तित्व क्रेमलिन की कहानी को चुनौती देता है। उनकी कहानी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि रूस के अंदर वफादारी का असली मतलब क्या है। आम लोगों को उस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए क्या करना होता है जिसने उन्हें हमेशा परछाई समझा है। यही सबसे कठिन हिस्सा है। अब आगे क्या होगा? साइबेरिया का भविष्य कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि यह कई दिशाओं में फैलता है। हर रास्ता मॉस्को के दबाव, युद्ध की घटनाओं और बदलाव लाने वाले लोगों की ताकत पर निर्भर करता है। एक रास्ता सीधे और कठोर दमन की ओर जाता है, दूसरा रास्ता स्वायत्तता के लिए दरवाजा खोलता है और सबसे साहसी रास्ता स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। और इन सभी परिणामों का असर सिर्फ बटालियन तक ही सीमित नहीं रहता। ये लाखों साइबेरियाई लोगों की जिंदगियों को आकार देते हैं और देशों की उम्मीदें बदल देते हैं। दूरी से देखने पर पहली राह वही है जिसे मॉस्को सबसे अच्छी तरह जानता है। ये वही पुरानी रणनीति है। मूल रूप से आंदोलन फैलने से पहले आयोजकों को गिरफ्तार करो, समर्थकों को चुप कराओ और इलाके में सुरक्षा बल तैनात करो जब तक माहौल भारी न लगे। ऐसी स्थिति में रोजमर्रा की जिंदगी इतनी तनावपूर्ण होगी कि निजी बातचीत भी जोखिम लगेगी, और ज्यादा कैमरे, चेक पॉइंट्स और डर। साइबेरिया की दौलत मॉस्को में रहेगी, पर इसकी कीमत चुकानी होगी और नाराजगी बढ़ेगी। लोग थोड़ी देर चुप रह सकते हैं, पर उस खामोशी में गुस्सा होता है। इतिहास ने यह अहम बात बताई है। दमन किसी आंदोलन को रोक सकता है, लेकिन उसके पीछे जो विचार है उसे शायद ही कभी खत्म कर पाता है। वो विचार अंदर ही सुलगता रहता है जब तक सही मौका नहीं आता। दूसरा रास्ता अनिश्चित है, लेकिन उसमें उम्मीद और स्वायत्तता छुपी है। अगर युद्ध रूस को कमजोर करता रहा तो मॉस्को पकड़ ढीली करना बेहतर समझेगा। ऐसे में साइबेरियाई लोगों को बजट, संस्कृति, भाषा और विकास पर अधिक नियंत्रण मिल सकता है। कल्पना करें,
क्षेत्र खुद सड़कों की मरम्मत, स्कूलों को फंड और अस्पतालों का आधुनिकीकरण कर सकेंगे। राजधानी का इंतजार करने के बजाय सीमित स्वायत्तता भी देश में हलचल मचा देगी। यह दिखाएगा कि मॉस्को का अधिकार उतना मजबूत नहीं है जितना वह कहता है। साइबेरियाई लोगों को यह वर्षों बाद राहत जैसा लगेगा। क्रेमलिन के लिए यह एक शांत स्वीकारोक्ति होगी कि यहाँ तक कि एक महाशक्ति की भी अपनी सीमाएं होती हैं। यह वह रास्ता है जिसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता, जबकि कई लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं। पूरी स्वतंत्रता। अगर रूस लड़खड़ाता रहा और अन्य क्षेत्र वफादारी पर सवाल उठाएं, तो साइबेरिया अलग हो सकता है। एक स्वतंत्र साइबेरिया पृथ्वी के सबसे बड़े देशों में होगा। उसे विशाल प्राकृतिक संसाधन, नदियां, बंदरगाह और रेलवे मिलेंगे। और यही वह रास्ता है जिससे मॉस्को की चिंता बढ़ जाएगी। चीन पहले से ही इस परिदृश्य का वर्षों से अध्ययन कर रहा है। अगर विभाजन होता है तो चीन साइबेरिया के नए राज्य को मान्यता देने वाला पहला देश हो सकता है, क्योंकि चीन को इससे मिलने वाली स्थिरता और व्यापार के अवसरों से फायदा होगा। आम लोगों की जिंदगी बदलेगी, क्योंकि भूले बिसरे शहरों में निवेश आएगा और आदिवासी संस्कृतियां फिर से सार्वजनिक जीवन में लौट सकेंगी। स्थानीय नेता अब मॉस्को की मंजूरी के बिना खुद पहचान तय कर पाएंगे। जोखिम वाकई होंगे, लेकिन जमीन से एक नया राष्ट्र बनाने का मौका भी उतना ही असली होगा। और जब आप इसे एक पल के लिए भी कल्पना करते हैं तो यह विचार लगभग अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। एक देश जो यूराल पर्वतों से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हो, एक ऐसी जमीन जहां प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संपदा लगभग दुनिया के किसी भी और जगह से ज्यादा हो। नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क और याकुत्स्क क्षेत्रीय केंद्र बनकर रूस से बाहर भी प्रभाव डाल रहे हैं। अब स्कूलों में स्थानीय भाषाएं गर्व से पढ़ाई जाती हैं, छुपाई नहीं जाती। व्यापार मार्ग और पाइपलाइनों को आखिरकार वहां रहने वाले लोगों के लाभ के लिए डिजाइन किया गया है, न कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे अधिकारियों के लिए। एक ऐसा राष्ट्र जिसे यह चुनने की पूरी आजादी है कि वह खुद को एशियाई, आर्कटिक, यूरेशियन या कुछ बिल्कुल नया मानता है। यही वह दृष्टि है जो उन लड़ाकों को लंबी रातों में ताकत देती है जब युद्ध कभी न खत्म होने वाला लगता है। साइबेरिया कोई भी रास्ता चुने, उसका असर उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। क्रेमलिन का आत्मविश्वास, सैन्य स्थिति और राष्ट्रीय एकता का दावा सबको झटका लगेगा। एक और क्षेत्र देखेगा कि अगला नंबर उनका है या नहीं, और विदेशी सरकारें रणनीति बदलेंगी, क्योंकि ऊर्जा, गठबंधन और सुरक्षा योजनाएं साइबेरिया के अनुसार बदलेंगी। लेकिन एक और काली संभावना भी है जिस पर बटालियन ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहती, भले ही वे जानते हैं कि वह असली है। अगर यूनिट बिखर जाती है, अगर इसके नेता गिर जाते हैं, या अगर अंदरूनी तनाव इसे तोड़ देता है, तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। मॉस्को इसका फायदा उठाकर तुरंत जीत घोषित करेगा और पूरे देश में प्रचार करेगा कि विरोध करना बेकार है। दमन बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं का शिकार होगा और विद्रोह की कोई चिंगारी और सख्ती से कुचली जाएगी। बटालियन का जीवित रहना सिर्फ युद्ध में बचने की बात नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए आजादी की उम्मीद की पतली ढाल है जो मॉस्को द्वारा छोड़े गए महसूस करते हैं। इस समय सब कुछ उस विशाल जमी हुई सीमा की घटनाओं पर निर्भर है। बटालियन छोटी होने के बावजूद उन्होंने रूस में वफादारी की अटूटता का भ्रम तोड़ दिया है। उन्होंने एक दरवाजा खोल दिया है जिसे मॉस्को खोलना नहीं चाहता था, और ऐसा दरवाजा शायद ही फिर पूरी तरह बंद हो। उनका मिशन अब उनसे आगे निकल चुका है। अब यह उस क्षेत्र के भविष्य का सवाल है जिसने पीढ़ियों तक रूस को सहारा दिया। अब शायद अपने दम पर खड़े होने को तैयार है। तो जब कोई पूछता है कि साइबेरियाई रूस को हराने के लिए क्यों लड़ रहे हैं, तो इसका जवाब एक सच्चाई में छुपा है। उनका मानना है कि मॉस्को ने उनका भविष्य चुरा लिया, उनकी जमीन मुनाफे के लिए छीनी गई, पहचान अनदेखी हुई और संपत्ति दूसरों को दे दी गई। इस युद्ध ने उन्हें अपना भविष्य वापस पाने का मौका दिया। वे सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि उस दुनिया के लिए लड़ रहे हैं जहां उनकी संस्कृति, अधिकार और चुनाव मायने रखते हैं। साइबेरियन बटालियन सिर्फ सैन्य इकाई नहीं, बल्कि साम्राज्य में दरारों का संकेत है। हर छापा मॉस्को की राष्ट्रीय एकता की दावे को कमजोर करता है। हर संदेश जो वे घर भेजते हैं लोगों को याद दिलाता है कि वफादारी कमाई जाती है, इसे हमेशा के लिए जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। वे दिखाते हैं कि प्रतिरोध उस साम्राज्य के सबसे ठंडे कोनों में भी पनप सकता है जिसे अजेय समझा गया था। सूरज के जंगलों और जमी हुई नदियों के पीछे डूबते ही जमीन शांत दिखती है, लेकिन सतह के नीचे कुछ चल रहा है। विचार फैल रहे हैं, निराशा उद्देश्य में बदल रही है, असंभव अब करीब लगने लगा है। अगर यह पल असली मोड़ बना तो इतिहास इन लोगों को याद रखेगा। केवल विदेशी सैनिक नहीं, बल्कि वह चिंगारी बने जिसने साइबेरिया को अंधेरे से निकाला और रूस को अनचाहे भविष्य से रूबरू कराया। दुनिया देख रही है कि वह चिंगारी कितनी दूर जाएगी।